अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 22 को स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स यानी कि बच्चों की बॉडी में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं तो वो उन बच्चों को उनके पेरेंट्स से ट्रांसमिट हुए होते हैं। तो इस ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स को हम कहते हैं इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। जेनेटिक्स में हम कैरेक्टर्स के लिए एक दूसरा टर्म भी यूज़ करते हैं। कैरेक्टर्स को हम कहते हैं ट्रेड्स। जिस तरीके से आई कलर होता है, जिस तरीके से हेयर कलर है, हमारी स्किन की कलरेशन या हमारी हाइट या इवन कि हमारा बिहेवियर भी ट्रेड होता है जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिला हुआ होता है। तो ये हमने समझा इनहेरिटेंस या हेरिडिटी को। अब हम समझते हैं वेरिएशंस को। वेरिएशंस कहते हैं डिफरेंसेस को। द ऑफस्प्रिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स बट दे ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में पैदा होने वाले ऑफस्प्रिंग्स होते हैं तो ऑल दो कि वो अपने सारे के सारे करेक्टर्स उन्होंने अपने पेरेंट्स ही से लिए हुए होते हैं, लेकिन वो ऑफस्प्रिंग्स, वो बच्चा अपने पेरेंट्स जैसा नहीं होता है 100%, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में बना हुआ होता है, वो अपने दो पेरेंट्स से बना हुआ होता है, इसलिए वो एक न्यू वैरायटी होता है, उसमें अपने दोनों पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स मिक्सअप हुए होते हैं, इसलिए वो अपने पेरेंट्स जैसा 100% नहीं होता है और ना ही वो अपने बाकी सिबलिंग्स जैसा होता है। ऑल्दो कि वो सिबलिंग्स उसके अपने ही पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने सिबलिंग्स जैसा नहीं होता है 100%। तो इन डिफरेंसेस को हम कहते हैं वेरिएशंस, कि बच्चा अपने पेरेंट्स से भी डिफरेंट होता है और अपनी बहन भाइयों से भी डिफरेंट होता है। माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि पेरेंट्स से ऐसा क्या ट्रांसमिट हो जाता है उसके बच्चों में जो कि पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र कर देता है उसके बच्चों में। तो इसका आंसर है कि क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जो जाइगोट है उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। तो उन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में से हाफ यानी कि 23 क्रोमोसोम्स उस जाइगोट को उसका फादर देता है और अदर हाफ यानी कि अदर 23 क्रोमोसोम्स उस जाइगोट को उसकी मदर दे रही होती हैं। तो जो जाइगोट के पास क्रोमोसोम्स होते हैं वो उसको उसके पेरेंट्स ने दिए हुए होते हैं। तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स के ज़रिए पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इंफॉर्मेशन है पेरेंट्स की, वो उसके बच्चों तक ट्रांसमिट हो जाती है। क्रोमोसोम्स किस चीज़ से बने हुए होते हैं? क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक धागों की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए। तो डीएनए क्रोमोसोम्स को बनाता है और डीएनए इस तरीके से एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। डीएनए के एक छोटे से पार्ट को हम कहते हैं जीन। इस तरीके से एक जीन है, यहाँ पे दूसरा जीन होगा, यहाँ पे तीसरा जीन होगा। बॉडी में डिफरेंट तरह के जीन्स होते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम जीन कहते हैं स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए को, और जीन्स का काम हमारी बॉडी में एक ख़ास करेक्टर को कंट्रोल करना होता है। हमारी बॉडी में जितने भी करेक्टर्स हैं तो उन करेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट तरह के जीन्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। तो इसलिए जीन्स को हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि यही तो वो बेसिक पॉइंट होता है जो कि पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होकर बच्चों तक आ जाता है और फिर हम जो करेक्टर्स हैं तो उनकी ट्रांसमिशन हो जाती है। अब हम समझते हैं जेनेटिक्स को। स्टडी ऑफ हेरिडिटी, वेरिएशंस एंड द फैक्टर्स कंट्रोलिंग देम। फैक्टर्स यानी कि जीन्स जो कि इनहेरिटेंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो कि वेरिएशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब हम इसको स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो ये हमने समझा इनहेरिटेंस या हेरिडिटी को, वेरिएशंस, जीन्स और जेनेटिक्स को। अब हम स्टडी करते हैं उस साइंटिस्ट को जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी हुई है जेनेटिक्स की फील्ड में। बहुत ज़्यादा काम उसने जेनेटिक्स की फील्ड में किया हुआ है और उसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो उसके काम को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। मेंडल की बर्थ हुई थी जुलाई 22 1822 को ऑस्ट्रिया में, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। फिर वो अपनी यंग एज में ब्रन सिटी ऑफ चेक रिपब्लिक आ गया था और वहाँ पे मेंडल ने एक ऑगस्टियन मोनेस्ट्री को एज अ प्रीस्ट ज्वाइन कर लिया था और उस चर्च के करीब एक स्कूल भी था जहाँ पर मेंडल ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। ऑल्दो कि मेंडल का कोई बायोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं था, वो कोई बायोलॉजिस्ट नहीं था और ना ही वो कोई साइंटिस्ट था, लेकिन उसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड ज़रूर था।
उसका फादर एक किसान था और वो अक्सर अपने फादर के साथ खेती बाड़ी के लिए जाया करते थे। तो वो अक्सर अपने फादर से डिफरेंट क्वेश्चंस करते थे कि जो एक ही फसल है उसमें कोई पौधा बड़ा क्यों है जबकि दूसरा पौधा छोटा क्यों है। एक ही फसल में कुछ पौधों के फ्लावर्स का कलर एक तरह होता है और कुछ पौधों के फ्लावर्स का कलर दूसरी तरह क्यों होता है। तो इन वेरिएशंस के बारे में वो अक्सर अपने फादर से डिस्कस करता था, लेकिन उसका फादर उसको कोई आंसर नहीं दे पाता था। तो ये जो वेरिएशंस के बारे में उसकी ऑब्जर्वेशन है या उसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत स्टार्ट ही से मेंडल के माइंड में आते थे। मेंडल को पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा लगाव था। तो उसने अपने चर्च में एक गार्डन बनाया हुआ था जहाँ पर वो सब्जियाँ उगाता था। तो उन सब्जियों में मटर के पौधे भी उगे हुए थे, पी प्लांट्स भी उगे हुए थे। तो वो उन पी प्लांट्स के डिफरेंट जनरेशन्स को ऑब्जर्व करता था। तो वो ये भी ऑब्जर्व करता था कि मटर के पौधे में कुछ प्लांट्स टॉल हैं और कुछ प्लांट्स ड्वार्फ हैं, यानी कि छोटे हैं। लेकिन इन पौधों में कोई इंटरमीडिएट हाइट का कोई करेक्टर नहीं अपेयर हो रहा होता है। इसके अलावा भी वो डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करता था मटर के पौधे में कि मटर के पौधे में दो तरह के फ्लावर्स हो सकते हैं, या तो पर्पल फ्लावर्स हो सकते हैं या वाइट फ्लावर्स हो सकते हैं। पर्पल और वाइट के दरमियान कोई इंटरमीडिएट करेक्टर वाले फ्लावर्स क्यों नहीं अपेयर हो रहे होते हैं मटर के पौधों में। तो वो इन बातों के ऊपर सोचता था। हालांकि इन्हीं वेरिएशंस को वो इंसानों में भी ऑब्जर्व करता था कि अगर एक लंबे हाइट का बंदा एक छोटी हाइट की बंदी के साथ शादी कर लेता है तो उसके बच्चों में ये हाइट का करेक्टर इंटरमीडिएट करेक्टर्स में चला जाता है। उसके बच्चों में डिफरेंट हाइट्स के बच्चे आ जाते हैं। लेकिन पी के पौधे में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। पी के पौधे में इंटरमीडिएट करेक्टर नहीं अपेयर हो रहा था। तो इन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने के लिए उसने 1856 से 1863 में, यानी कि 7 ईयर्स तक उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए मटर के पौधे पर। पी प्लांट, जिसको गार्डन पी कहते हैं, और इसका बोटेनिकल नेम है पाइसम सेटाइवम। तो अपना काम करने के बाद वो जिन रिजल्ट्स तक पहुंचा, जिन कंक्लूजन्स तक पहुंचा, तो उन कंक्लूजन को अपने काम के 2 ईयर्स बाद उसने 1865 में कुछ लोगों को जमा किया और जो एक्सपेरिमेंट्स उसने पी प्लांट पर किए हुए थे तो वो एक्सपेरिमेंट्स उसने लोगों को बताए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग उन लोगों ने मेंडल के काम को इतना अप्रिशिएट नहीं किया क्योंकि वो लोग मेंडल के काम को नहीं समझ पाए थे। फिर मेंडल ने 1866 में ब्रन के एक लोकल जर्नल में अपना पेपर पब्लिश किया। अपना काम जो भी उसने मटर के पौधे के ऊपर काम किया था तो उसने वो पब्लिश कर दिया। जिस तरह लोग कहानियाँ लिखकर मैगज़ीन में शाया करते हैं, इसी तरीके से जब साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क कर लेते हैं और उनके रिजल्ट्स आ जाते हैं, उनके कंक्लूजन्स आ जाते हैं, तो फिर वो भी अपना काम मैगज़ीन में यानी कि जर्नल में पब्लिश कर देते हैं। मेंडल के पेपर का टाइटल था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हार्बोनाइजेशन। हार्बोनाइजेशन का मतलब ये है कि अगर हम एक टॉल और एक ड्वार्फ यानी दो डिफरेंट करेक्टर्स वाले पौधों को आपस में क्रॉस करें तो उनके बच्चों में क्या रिजल्ट्स आते हैं, तो इसको हम कहते हैं हार्बोनाइजेशन। तो उसने अपना पेपर पब्लिश किया ब्रन के एक लोकल जर्नल में और उसने अपना ये पेपर जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश किया था। लेकिन अपना पेपर पब्लिश करने के बाद भी मेंडल के काम को कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिली। तो बस यही सारे क्वेश्चंस और इनके आंसर्स मेंडल के माइंड में वैसे के वैसे ही रह गए और मेंडल की डेथ हो गई थी फिर जनवरी 6, 1884 में ब्रन सिटी ही में। और वो इन क्वेश्चंस के साथ ही उसकी डेथ हो गई थी। इन आंसर्स और इन क्वेश्चंस को माइंड में लिए ही उनकी डेथ हो गई थी। आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ हिज डेथ, यानी कि 1900 में रीडिस्कवरी हुई मेंडल के काम की बाय 3 साइंटिस्ट, जिनमें एक है हागो डी व्राइस, हॉलैंड से बिलोंग करता था। एक डिच था, डी कोरेंस जो कि जर्मनी से बिलोंग करता था, और ऑस्ट्रिया से बिलोंग करने वाला सेचर मैक। ये 3 डिफरेंट साइंटिस्ट थे, डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते थे, डिफरेंट जगहों पे मौजूद थे और ये प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे 1900 में। तो अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क के दौरान में इनको ब्रन का वो लोकल जर्नल मिला जहाँ पे मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया था। तो जब इन साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को पढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रह गए क्योंकि इन साइंटिस्ट के माइंड में
अपने एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से जो जो क्वेश्चंस आ रहे थे उन क्वेश्चंस के आंसर को मेंडल ने 34 ईयर्स पहले ही अपने पेपर में पब्लिश कर दिया था। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैरान रह गए थे मेंडल के काम को देखकर। उन्होंने फिर मेंडल के काम की रीडिस्कवरी की, मेंडल के काम को दोबारा से एक्सपेरिमेंट्स करके देखा गया कि क्या वो गलत था या वो सही था, तो उसका काम सही था। इसलिए जो ये 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने मेंडल के काम को इस तरीके से रीडिस्कवर किया कि मेंडल ने जो जर्मन लैंग्वेज में अपना काम पब्लिश किया था तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, उसको एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन में पब्लिश किया गया। और मेंडल ने जो पास्चुलेट्स दिए थे तो उनको लॉज बना दिए, जिनको हम कहते हैं मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये इन 3 साइंटिस्ट की वजह से ही पॉसिबल हुआ था। ये हमने मेंडल के काम को डिस्कस किया कि उसको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं मिली थी। उसके डेथ के बाद यानी कि 16 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ 1900 में 3 साइंटिस्ट के काम की वजह से मेंडल को बहुत ज़्यादा फिर इम्पोर्टेंस दी गई थी। उसके काम को उसकी डेथ के बाद इम्पोर्टेंस दी गई थी। और फिर 1900 में मेंडल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था क्योंकि उसके काम की पब्लिकेशन इंटरनेशनल पब्लिकेशन में की गई थी। उसकी काम की जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की गई थी। तो इस तरीके से जो मेंडल है उसके पास्चुलेट्स को लॉज बना दिया था। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट ये डिस्कस करते हैं कि वो क्या रीजंस थे जिनकी वजह से मेंडल के काम को निगलेक्ट किया गया। तो इसमें डिफरेंट रीजंस थे। सबसे पहले हम रीजन पढ़ते हैं कि द बायोलॉजिस्ट्स वर प्री ऑक्युपाइड विद द डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में एवोल्यूशन के बारे में अपनी थ्योरी दी थी कि जो ऑस्प्रिंग्स हैं वो अपने इन्वायरमेंट में ज़्यादा वेल अडेप्टेड होते हैं, वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं, ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं अपने इन्वायरमेंट में एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। और जो ऑस्प्रिंग्स हैं उनमें अपने पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की ब्लेंडिंग हो जाती है, मतलब कि मिक्सिंग हो जाती है। यानी कि अगर एक टॉल बंदा किसी शॉर्ट बंदी के साथ शादी करता है तो अब ये पेरेंट्स का करेक्टर यानी कि जो हाइट का करेक्टर है ये इसके बच्चों में इंटरमीडिएट करेक्टर में चला जाता है। पेरेंट का करेक्टर मिक्सअप होकर उसके बच्चों में आ जाता है। बच्चों में इंटरमीडिएट हाइट्स के डिफरेंट बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर्स, यानी कि मिक्सिंग हो जाती है पेरेंटल करेक्टरिस्टिक्स की। लेकिन मेंडल ने ये कहा था कि जो पेरेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन किसी फैक्टर की वजह से या किसी एलिमेंट्स की वजह से उसके बच्चों तक ट्रांसमिट हो जाती हैं। ऑल्दो कि मेंडल ने जीन का कंसेप्ट दिया था, जीन को जीन का नाम नहीं दिया था, जीन को कहा था फैक्टर या एलिमेंट। और उसने ये भी कहा था कि ब्लेंडिंग नहीं होती है, जो पेरेंटल इंफॉर्मेशन है उसकी ब्लेंडिंग नहीं होती है और कोई इंटरमीडिएट करेक्टर नहीं अपेयर होता है पी प्लांट में। तो उस टाइम जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी बायोलॉजिस्ट थे, वो डार्विन की थ्योरी को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे थे और मेंडल के काम को इसलिए वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। दूसरा रीज़न कि कम्युनिकेशन वॉज नॉट गुड एट दोज टाइम। इतना कोई स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए मेंडल ने कुछ ही लोगों को अपना काम बताया। अगर वो लार्ज स्केल पर लोगों को बताता अपना काम तो ऐसा पॉसिबल था कि उसके काम को इम्पोर्टेंस मिलती, लेकिन उसने अपना काम कुछ ही लोगों को बताया। ही पब्लिश हिज वर्क इन अ लोकल जर्नल, और वो रिकग्नाइज्ड जर्नल भी नहीं था। उसने एक तो जर्मन लैंग्वेज में लिखा था अपना काम, दूसरा उसने ब्रन के लोकल जर्नल को सेलेक्ट किया था। अगर वो किसी इंटरनेशनल जो जर्नल है उसको सेलेक्ट करता तो हो सकता था कि उसके काम को इम्पोर्टेंस दी जाती, लेकिन ब्रन का लोकल जर्नल था, कुछ ही लोग जर्मन लैंग्वेज को जानते थे, लोकल लोग ही उस जर्नल को रीड कर सकते थे। Biologists were not familiar with the statistical analysis of his experimental data। और दूसरा काम मेंडल ने ये कर दिया था कि उसने अपना काम के जो रिजल्ट्स आए थे, जो भी उसके एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स आए थे, वो उसने रेशियोज की सूरत में एक्सप्लेन किए। उस अपने काम की स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की, जबकि उस टाइम जितने भी बायोलॉजिस्ट थे तो उनका मैथ्स के बारे में इतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट नहीं था, वो नहीं समझ सकते थे मैथ्स को, इसलिए वो मेंडल के काम को सिरे से समझ ही नहीं पाए थे। He failed to explain the physical existence of factor या elements, जिसको अब हम जीन्स कहते हैं।
जब मेंडल को कहा गया कि प्रूफ कर दीजिए जीन्स की एग्जिस्टेंस को, जीन्स यानी फैक्टर्स या एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस को, तो मेंडल ऐसा उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर पाया था, क्योंकि उस टाइम सेल बायोलॉजी की फील्ड इतनी एडवांस नहीं थी, क्रोमोसोम्स का आइडिया नहीं था, जीन्स का आइडिया नहीं था, इसलिए वो जीन्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। His idea of contrasting traits was not well occupied. Contrasting traits का मतलब ये है कि वो करेक्टर्स जिनमें क्लियर कट डिफरेंस हो, मतलब एक टॉल हो और दूसरा ड्वार्फ हो, कोई इंटरमीडिएट करेक्टर ना हो, तो इसलिए ये आइडिया उसका साइंटिस्ट नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, क्योंकि जो इंटरमीडिएट करेक्टर है तो वो तो अपेयर हो रहा था स्किन कलरेशन के हवाले से, ह्यूमन बींग्स में अपेयर हो रहा था, डिफरेंट स्किन के कलर्स अपेयर हो रहे होते हैं ह्यूमन बींग्स में। ये इसके अलावा हाइट भी डिफरेंट इंटरमीडिएट करेक्टर्स में जा रहा होता है। अगर एक टॉल या ड्वार्फ पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चों में डिफरेंट हाइट्स के लोग आ जाते हैं। तो मेंडल ने कहा कि या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, कोई क्लियर कट डिफरेंस ही हो सकता है, इसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती है। तो ये आइडिया भी बहुत ज़्यादा बायोलॉजिस्ट को समझ नहीं आ रहा था। और मेन बात ये भी थी कि उसने अपना काम जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, तो जर्मन लैंग्वेज को तो जो लोग समझ सकते थे या पढ़ सकते थे सिर्फ उन लोगों ने ही पढ़ा और समझा, बाकी जो जर्मन लैंग्वेज नहीं समझते थे तो उन तक मेंडल अपनी बात नहीं पहुंचा पाया था। तो ये हमने उन रीजंस को डिस्कस किया जिसकी वजह से मेंडल के काम को निगलेक्ट कर दिया गया था। उस टाइम डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी, अगर डार्विन की थ्योरी उस टाइम एक्सेप्टेबल थी, अगर मेंडल की थ्योरी को एक्सेप्ट करते साइंटिस्ट तो वहाँ पे डार्विन की थ्योरी फेल हो जाती। और सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मेंडल ने गलत जर्नल की सिलेक्शन कर ली थी, उसने एक लोकल जर्नल की सिलेक्शन की थी, अगर वो इंटरनेशनल जर्नल को सेलेक्ट करता तो अच्छा होता। और उसने अपना काम मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग फार्मूलाज में या स्टेटिस्टिकल रेशियोज में एक्सप्लेन किया था, तो ये भी साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा था। और उसने कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स की बात की थी कि क्लियर कट डिफरेंस होता है, या टॉल या ड्वार्फ इंटरमीडिएट कोई भी करेक्टर नहीं अपेयर हो सकता है। और उसने अपना काम जर्मन लैंग्वेज में भी पब्लिश किया था, ऐसी लैंग्वेज जिसको समझने के लिए सिर्फ आपको जर्मन होना चाहिए था, बाकी जो साइंटिस्ट थे तो वो उसको नहीं समझ सकते थे। तो स्टूडेंट्स अब हम ये डिस्कस करते हैं कि मेंडल ने जस्ट पी के पौधे को ही क्यों सेलेक्ट किया था। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो इसलिए थोड़ा सा आप इसको ध्यान से पढ़ना। पी के पौधे को इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है, उसकी लाइफ 3 से लेकर 4 मंथ्स तक होती है और इसी दौरान में उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है। मतलब कि जब आप डिफरेंट जनरेशन्स को स्टडी करते हो तो आप को जो रिजल्ट्स है वो अखज़ करने में आसानी हो जाती है। उसने बहुत लार्ज स्केल पे पी प्लांट्स को स्टडी किया था। लार्ज स्केल पे जब आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, बहुत ज़्यादा दफ़ा आप अपना एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो तो उसके रिजल्ट्स पर आपके पास एक्यूरेट आते हैं। उसने 28,000 पी प्लांट्स पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। द प्लांट्स वॉज ईजी टू ग्रो इन पॉट्स आर इन ओपन फील्ड ग्राउंड्स, कहीं पर भी ग्रो करने वाला ये पौधा है, ओपन ग्राउंड्स में भी ग्रो कर सकता है और गमलों में भी ग्रो कर सकता है। Pea plant is normally self-pollinated, but cross-pollination can be made. मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकती है, क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकती है। एक ही पौधे के 2 फ्लावर्स भी आप इसमें क्रॉस कर सकते हैं और 2 डिफरेंट पौधों की भी फ्लावर्स आप इसमें क्रॉस कर सकते हैं। शार्पली डिस्टिंक्ट करेक्टर्स थे उनमें, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स थे, मतलब कि या टॉल या ड्वार्फ ऐसे करेक्टर्स उसमें थे, या पर्पल फ्लावर्स या वाइट फ्लावर्स, इंटरमीडिएट कोई भी करेक्टर नहीं था पी के प्लांट में, इसलिए उसने ये सेलेक्ट किया था। वेराइटीज़ भी ज़्यादा थी पी के पौधे में, तो इसलिए भी उसने पी के पौधे को सेलेक्ट किया था कि उसमें क्लियर कट डिफरेंसेस आ रही थी। मेंडल ने पी के पौधे में जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें उसने 7 डिफरेंट करेक्टर्स को स्टडी किया था। तो उन 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स जो कि पी प्लांट में मेंडल ने ऑब्जर्व किए थे वो कौन कौन से थे। प्लांट की हाइट थी, पॉड यानी कि पल्ली की शेप और कलर को उसने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान में यूज़ किया हुआ था। इस पॉइंट्स पे उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे। सीड यानी कि मटर का जो सीड होता है उसकी शेप और उसके कलर पे उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे। फ्लावर की पोजीशन और कलर पे उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे। तो जो प्लांट की हाइट है तो उसमें टॉल था और डॉर्फ था, इंटरमीडिएट कोई करेक्टर नहीं था उसमें। टॉल प्लांट की हाइट में
डोमिनेंट होता है, और जो ड्वार्फ है यानी छोटी हाइट तो वो रिसेसिव होती है। पॉड यानी कि पल्ली की शेप फ्लैट अगर है तो ये डोमिनेंट है, और अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड है इस तरीके से तो ये रिसेसिव है। पॉड का कलर ग्रीन भी हो सकता है जो कि डोमिनेंट होता है, और येलो भी हो सकता है, येलो रिसेसिव होता है। सीड की शेप स्फेरिकल यानी कि गोल भी हो सकती है, और गोल सीड शेप यानी कि राउंडेड सीड शेप ये डोमिनेंट होती है, और व्रिंकल्ड इस तरीके से, तो ये रिसेसिव शेप भी उसके सीड में अपेयर हो सकती है। सीड का कलर येलो डोमिनेंट है, पॉट का ग्रीन कलर डोमिनेंट होता है, और सीड का येलो कलर डोमिनेंट होता है, और जो ग्रीन कलर है सीड के कलर में तो वो रिसेसिव है। फ्लावर की पोजीशन मटर के पौधे में दो बातें हो सकती हैं, या एक्सियल होगा, एक्सियल मीन साइड्स पर, और या टर्मिनल होगा, टर्मिनल मीन एक एंड पर होगा, यहाँ पे टॉप पर है। तो एक्सियल वाले जो फ्लावर्स हैं तो वो डोमिनेंट होते हैं एज कम्पेयर टू टर्मिनल फ्लावर्स। फ्लावर का जो कलर है या तो पर्पल होगा या वाइट हो सकता है, इंटरमीडिएट कोई करेक्टर नहीं। तो पर्पल जो फ्लावर्स का कलर है तो वो डोमिनेंट होता है, और जो वाइट है तो वही रिसेसिव है। तो ये हमने स्टडी किया कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान में मटर के पौधे में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व किया था। प्लांट की हाइट को डिस्कस किया था उसने, पॉट की शेप और कलर को डिस्कस किया था, सीड की शेप और कलर को डिस्कस किया था, और फ्लावर की पोजीशन और फ्लावर के कलर पर उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे। डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं? डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब ये है कि जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, और रिसेसिव अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर पाता। तो ये सारा काम था मेंडल का, जो उसने पी के पौधे के ऊपर किया कि जो पी का पौधा है उसने क्यों सेलेक्ट किया, वैरायटी ज़्यादा थी उसमें, और उसकी जनरेशन जल्दी जल्दी आ सकती थी, उसकी लाइफ स्पेन शॉर्ट होती है, और सेल्फ पोलिनेटेड है, क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकती है उसमें, कहीं पर भी ग्रो कर सकता है ये पौधा, और उसमें कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं, मतलब कि क्लियर कट डिफरेंसेस होती है। इसलिए मेंडल ने इस पी के पौधे को या मटर के पौधे को सेलेक्ट किया था।